इमोशनल फीलिंग एक न्यूरोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। बेसिकली एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर थ्री इमोशंस व्हिच आर प्रेजेंट। ये लास्ट टाइम मैंने सारा कुछ करवा दिया था। आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज दैट अ लिटिल बिट। और उसमें हमारे जो है न्यूरोबायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है, इमोशनल फीलिंग हमारी एक न्यूरोबायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जिसमें तमाम के तमाम हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मोटिवेशन एंड इमोशन करें, जो लास्ट टाइम हमने किया था उसको समाप्त करें। बेटा स्पीड नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है। मेरी आवाज क्लियर है आपको? हमने लास्ट टाइम जो चीजें की थी उसको हम सम अप करें। हमने लास्ट टाइम किया था मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन की डेफिनेशंस की थी, मोटिवेशन साइकिल किया था, मोटिवेशन के फैक्टर्स किए थे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन किया था। उसके बाद मोटिवेशन की थ्योरीज की थी, मोटिवेशन की थ्योरीज करने के बाद फिर हम इमोशंस पे चले गए थे। इमोशन की डेफिनेशन की थी, इमोशन की टाइप्स की थी। कुछ इमोशन बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। वो तीन तरह के इमोशंस हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एंगर, फियर और हैप्पीनेस है। एंगर, फियर और हैप्पीनेस तीन इमोशंस दैट आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद ढेर इमोशंस जो कि हम जिंदगी में, दुनिया में लाइफ गुजारते हुए हासिल करते हैं। प्लचिक ने सबसे पहले, प्लचिक का व्हील मैंने आपको बताया था ना, प्लचिक ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था कि इमोशंस की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। और मैकडूगल ने और बहुत सारे लोगों ने इसकी लिस्ट को रिवाइज किया और 3500 प्लस इमोशंस अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। इमोशंस के दौरान हमारी बॉडी में बेतहाशा चेंजेस वाकई होती हैं, जैसे बायोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस में जैसे हमारी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, कम हो जाता है, रेस्पिरेशन का लेवल बढ़ जाता है, पर्सपिरेशन का लेवल बढ़ जाता है, आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन हो जाता है एड्रेनालिन की सेक्रेशन की वजह से या कॉर्टिसोल हार्मोन की सेक्रेशन की वजह से। अलगर्ज कहने का मकसद ये है कि इमोशंस के दौरान आपके हार्मोनल चेंजेस वाक़या होती हैं और मेनली आपका कॉर्टिसोल एड्रेनालिन होता है जो कि सारी चेंजेस कॉज कर रहा होता है। तो ये तमाम की तमाम बायोलॉजिकल चेंजेस जो हैं इमोशंस के दौरान वाक़या होती हैं, तो हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है फाइट और फ्लाइट के मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट के मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने के लिए। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होती है इमोशंस और हार्मोन्स में चेंजेस की वजह से। मिसाल के तौर पे चिड़चिड़ापन, पीविशनेस हो जाना, एंगर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हो जाना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, फिजियोलॉजिकल इश्यूज की वजह से आपकी साइकोलॉजिकल माइंड स्टेट डिसअपॉइंटेड हो जाना, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की हालत में चले जाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रहना शुरू हो जाना। ये तमाम चीजें आपकी उन स्लाइड्स में शामिल थी जो कि लास्ट टाइम हमने की थी। उसके बाद हम लर्निंग पे चले गए थे और लर्निंग की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। लर्निंग मींस एक्वायर्ड स्किल्स प्रोवाइडेड बाय नॉलेज एंड दीस स्किल्स आर रीटेन्ड एंड रीअपीयर इन लेटर एक्टिविटी। लर्निंग की बहुत सारी टाइप्स हैं जो हमने देखी थी, जिसमें लर्निंग बाय एसोसिएशन था। लर्निंग बाय एसोसिएशन में फर्दर दो टाइप्स आती थी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट लर्निंग, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, और दूसरी क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती थी। जब दो स्टिमुलाई को पेयर किया जाता है तो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। जब आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के जरिए सीखते हैं तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट लर्निंग कहलाती है। उसके बाद हमने लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, ये भी लर्निंग की एक टाइप होती है जिसमें आप एक एरर करते हैं, एरेनियोस अटेम्प्ट करते हैं। अगर वो एरर कामयाब हो जाती है तो आप उस चीज को, उस फिनोमेना को सीख जाते हैं, और अगर वो एरर किसी बैड सर्कमस्टांसेस पे आपको ले जाती है तो आप उसको फॉरगेट कर देते हैं और उसको किसी और तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। फिर एक और तरह की लर्निंग होती है जिसे कॉग्निटिव मैप लर्निंग करते हैं कहते हैं, जिसके तहत आप लॉजिकल इन्फरेंस, रीजनिंग और अप्रेजल से कोई चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो लर्निंग की टाइप्स हैं, इसमें लर्निंग थ्रू इंसाइट है। लर्निंग थ्रू इंसाइट इज आल्सो नोन एज आहा लर्निंग। आहा लर्निंग का मतलब है कि व्हेन वी ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम और हमारा जहन ब्लॉक हो जाए
तो हम उस मसले को थोड़ा से के लिए छोड़ देते हैं. And after leaving the matter for certain hours, days, or months, suddenly one day the solution comes to our mind, and that is why it is known as aha experience. aha experience, insightful learning, कि अचानक से इसका हल आपके जहन में आ जाता है, इसलिए इसे aha experience या insightful learning कहा जाता है. इसको आगे फर्दर देखें तो लर्निंग थ्रू इमिटेशन और विकेरियस लर्निंग भी लर्निंग की एक टाइप है जो कि बेंडूरा ने इंट्रोड्यूस कराई थी. दैट वी एज ह्यूमंस ट्राई टू लर्न अदर पीपल फ्रॉम whom we are inspired and impressed, and by copying their behavior, by imitating their behavior, by noting down the appreciation or inspirational factors in their behavior, we try to learn the different patterns of behavior. तो इसे कहते हैं लर्निंग थ्रू इमिटेशन, लर्निंग थ्रू विकेरियस लर्निंग, लर्निंग थ्रू इमिटेशन, मॉडलिंग, लर्निंग थ्रू मॉडलिंग. तो ये तमाम की तमाम लर्निंग की टाइप्स हैं. इसके बाद हमने देखा था कि मेमोरी क्या है. मेमोरी रिफर्स टू एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दीज थ्री आर नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूएंट डेफिनेशनल कंपोनेंट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, बल्कि मेमोरी के स्टेजेस भी हैं. एनकोड करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना. एनकोड कैसे किया जाता है? Encoding in memory is done by means of memory trace. Memory trace or the engram, ENGRAM. Memory trace or engram. Memory trace or engram is the neuronal pathway that is laid down when we try to learn, acquire and retain our data. जब हम किसी चीज को सीखते हैं, उसको अपने अंदर retain करते हैं और उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी एनग्राम या मेमोरी ट्रेस फॉर्म करता है जो कि न्यूरनल पाथवे की शक्ल में होता है. द मोर रिहर्सल एंड रिट्रीवल दैट वी इंडल्ज इनटू, द बेटर मेमोरी ट्रेस इट टर्न्स आउट टू बी. तो मेमोरी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. सेंसरी मेमोरी इज द मेमोरी that exists when the sense organs are recording something, that is known as sensory memory. Short term memory क्या होती है? Short term memory is the one जिसमें आप चंद सेकंड से चंद मिनट तक कोई इंफॉर्मेशन या डेटा को संभाल के रखते हैं, इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है. और शॉर्ट टर्म मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो जाती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी काफी महीनों तक, सालों तक और सारी उम्र भी जारी रह सकती है. फिर एक और बहुत क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, एक सब क्वेश्चन या छोटा सा कंपोनेंट पूछा जाता है कि क्या मेमोरी के लिए देयर आर स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स व्हिच आर देयर फॉर द स्टोरेज ऑफ द मेमोराइज्ड डेटा. नो, नॉट एट ऑल. मेमोरी इज अ फंक्शन व्हिच इज डाइफ्यूज्ड इन नेचर. मेमोरी एक ऐसा फंक्शन है जो कि काफी डाइफ्यूज्ड काम करता है. देयर आर नो स्पेसिफिक ब्रेन रीजन एरियाज in which in mind region areas in which memory is stored. Rather, memory is stored differently in different people's mind. कुछ लोग अगर अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज पिछले दिमाग के पिछले हिस्से पे स्टोर करते हैं, तो कुछ लोग फ्रंटल हिस्से पे स्टोर करते हैं, तो कुछ लोग राइट साइड के हिस्से पे स्टोर करते हैं. सो there is no specific place where actually the memorized data is retained and recorded in the human mind. जी, इंटेलिजेंस का चैप्टर सीएसएस में भी है, अभी हम कर लेते हैं. बल्कि हम पर्सनालिटी करने लगे थे, चले उसकी जगह हम पहले इसे कर लेते हैं. अच्छा, दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरीज एंड इम्प्लिसिट मेमोरीज. जो कि डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, जिसे वर्बल शक्ल में हम रिकॉल कर सकें, रिट्रीव कर सकें, उसे डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं. कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो प्रोसीजरल होती हैं और इम्प्लिसिट होती हैं. मिसाल के तौर पे साइकिल चलाना, ड्राइविंग करना, ये तमाम की तमाम इम्प्लिसिट मेमोरीज के तौर पे जानी जाती हैं. ऐसा करते हैं, पर्सनालिटी ही कर लेने दें, उसके बाद हम इंटेलिजेंस का चैप्टर करेंगे. ठीक है, पहले पर्सनालिटी कर लेने दें, फिर हम इंटेलिजेंस का चैप्टर कर लेते हैं. व्हाट इज पर्सनालिटी? सबसे पहला क्वेश्चन जो कि जाहिर है साइकोलॉजी का हर चैप्टर पढ़ते हुए आपने करना है, एंड दैट इज कि पर्सनालिटी रिफर्स टू सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट सेट ऑफ ट्रेट्स इन अ ह्यूमन बीइंग. एक इंसान में मुस्तकिल रह जाने वाली खसूसियात का जो मजमुआ या मुरक्कब होता है, उसे पर्सनालिटी कहते हैं. A person's unique and relatively stable behavioral patterns are known as personality. एक इंसान के relatively stable behavioral patterns को personality कहते हैं. A person's relatively stable behavioral patterns are known as personality. Personality consists of multiple things. पता नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही.
आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अच्छा चले ट्राई करते हैं, बार बार हो ही जाएगी। चले स्क्रीन शो पे आई होप आपको नजर आ रहा है। What is personality? Personality is a relatively stable set of characteristics that influence an individual's behavior. एक इंसान के मुस्तकिल तौर पर पाए जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसके रवैये को मुतासिर करते हैं उसे पर्सनालिटी कहा जाता है। पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। पर्सनालिटी रिफर्स टू कंसिस्टेंट सेट ऑफ ट्रेट पैटर्न्स ऑफ behavior that include character trait, temperament, mood, etc. Character refers to your internal structuring of the values, and temperament is your emotional state according to which you behave in a specific certain situation. तो इसका मतलब है character, temperament, trait refers to your attribute or the quality which exist in varying levels and degrees in different individuals. जैसे honesty है वो एक trait है और उसका level हर किसी में फर्क होगा। इसका मतलब है करेक्टर ट्रेट टेम्परामेंट मूड इज अ ट्रांजिटरी चेंजिंग कंडीशन ऑफ द फीलिंग्स और द सेंटिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट एट अ वन पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो इसका मतलब है कि तमाम की तमाम डेफिनेशन हो गई पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी जो है वो हमारी स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगरचे पर्सनालिटी डेली बेसिस पे चेंज होती है फिर भी कुछ हमारे कांस्टेंट ट्रेट्स होते हैं। फोन नहीं बेटा, लैपटॉप पे अब शो हो गए, अब शो हो गए। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। अभी स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको? चले शुक्र है, क्योंकि मेरे पास तो आ रही थी विजिबिलिटी में, आपकी तरफ नहीं आ रही थी, मुझे पता था। सो पर्सनालिटी रिफर्स टू स्टेबल कंसिस्टेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कि इंसान की वो खसूसियात जो कि मुस्तकिल होती हैं और जो इंसान के रवैये में अक्सर औकात दिखाई देती हैं, झलकती हैं, उसे पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी में करेक्टर ट्रेट टेम्परामेंट मूड शामिल होता है। करेक्टर रिफर्स टू आवर वैल्यूज पैटर्न्स। This is the way we judge a phenomena according to the rights and wrongs. That is known as character. Values refers to our do's and don'ts, what we are allowed to practice and what we are not allowed to practice by living within a specific culture, society or religion. उसे हम लोग values कहते हैं। नॉर्म्स क्या होती हैं? नॉर्म्स आर द प्रेवलेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एज प्रैक्टिस बाय सोसाइटी, बाय मेजॉरिटी ग्रुप इन अ सोसाइटी। एक माशरे में मेजॉरिटी ग्रुप जिस तरीके कार से बिहेव करता है उसे नॉर्म्स कहते हैं। सो पर्सनालिटी रिफर्स टू कैरेक्टर ट्रेट टेम्परामेंट मूड पर्सनालिटी। अच्छा, इससे पता चलता है कि ट्रेट जो होती है वो आपकी शख्सी खसूसियत होती है, कैरेक्टर आपका किरदार होता है, मूड आपका मिजाज होता है, टेम्परामेंट आपका इखलाकी मिजाज है जो कि लंबे अरसे तक जारी रहता है। तो ये तमाम की तमाम जो है मिलकर पर्सनालिटी बनाती है। पर्सनालिटी बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट करती है। किन फैक्टर से पर्सनालिटी इफेक्ट करती है? जैसे कि पहले भी मैंने डिस्कस किया कि जब भी आप फैक्टर्स लिखें तो आपने कॉमन सेंस से लिखने हैं। पर्सनालिटी सबसे पहले आपके जेनेटिक मटेरियल से इफेक्ट होती है कि आपने माँ बाप से कौन से क्रोमोसोम्स और जीन्स एक्वायर किए, इनहेरिट किए। आपने अपने माँ बाप से कौन से जीन्स एक्वायर किए, इनहेरिट किए। मैटरनल एंड पैटर्नल genetic coding है the material that you receive from both of the parents that is likely to determine the kind of personality that you have. माँ और बाप की जो खसूसियात अदात अतवार होती हैं या ननियाल और ददियाल के रिश्तेदारों की जो खसूसियात अदात अतवार होती हैं, अखलाकियात होती हैं, मिजाज होता है, ये सब की सब इंसान को जेनेटिक कोडिंग या जेनेटिक मटेरियल की कमी होती है और उसी तरीके से इंसान बिहेव करता है। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, अल्लाह ताला की मोजज़ियत है कि किस शख्स में किस इंसान की खसूसियात ज्यादा नुमायां होंगी। कई बार कुछ बच्चों ने में अपने दादा दादी या परदादा परदादी की जो खसूसियात होती हैं वो नजर आ रही होती हैं, जिससे ये वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि जो जेनेटिक कोडिंग है, जेनेटिक मैसेजिंग है, जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन कैरिंग अप है, वो अक्रॉस द जनरेशन चलता रहता है। अच्छा, जेनेटिक्स के बाद आपकी हेल्थ है।
आपकी लुक्स हैं, आपकी कंप्लेक्शन है, आपकी हाइट है, ये भी चीजें पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं डेफिनेटली. द काइंड ऑफ माइंड फ्रेम टू रिस्पॉन्ड, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट यू हैव, द काइंड ऑफ इमोशंस दैट यू कैरी, द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट यू कैरी, ये तमाम की तमाम चीजें डेफिनेटली अफेक्ट होती हैं किस चीज से, आपके जेनेटिक मटेरियल वगैरह, ये आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं. जैसे कोई लंबा बच्चा होगा तो उसको इतना क्लास में बैश किया जाएगा, बुली किया जाएगा कि भाई हाय तुम तो लंबू हो, तुम तो सीढ़ी हो, तुम ये हो वो हो. तो लोगों के जो आपके फिजिकल कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में कमेंट्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को फ्रेम करने में बड़ी मदद देते हैं. इसी तरीके से अगर किसी की रंगत कंप्लेक्शन डार्क है या किसी की बॉडी शेप जो है वो डी शेप है, प्लम है, तो ये तमाम चीजें इफेक्ट होती हैं फॉर श्योर ड्यू टू द ऑल दीज फैक्टर्स. फिर आपका इनकम लेवल है वो भी आपके पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है. आपका सोचने का अंदाज, आपका एटीट्यूड, ओपिनियन फॉर्मेशन, आपकी बिहेवियर्स, ये तमाम के तमाम पर्सनालिटी टाइप से इफेक्ट होते हैं. इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है सोशलाइजेशन एजेंट्स में, जिसमें मदर है, फादर है, सिग्निफिकेंट अदर्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, सिग्निफिकेंट अंकल आंट्स हैं, फ्रेंड्स है, पीयर्स है, टीचर्स है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, पब्लिक मीडिया है, political condition within a country है, religion in which you hold the faith, culture that you adopt and practice, the kind of society in which you live in. ये तमाम की तमाम चीजें आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं. तो एक लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए, मेंटल रिटार्डेशन 20% जेनेटिक होती है, 60% बर्थ कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड होती है, और 20 to 30% आपकी बच्चे की फॉर्मेशन के दौरान माँ के ग़िज़ा गलत लेने की वजह से होती है. जब आयरन और फॉलिक एसिड कम लेती है तो बच्चे के ब्रेन की नशो नुमा मुतासिर होती है और बच्चा मेंटल रिटार्डेशन के साथ पैदा होता है. तो मेंटल रिटार्डेशन जो है वो बेसिकली जेनेटिक नहीं होती, 10 to 15% हो सकती है. ज़्यादातर इसका ताल्लुक बर्थ टाइम मेल प्रैक्टिस है. जब बच्चा पैदा होता है और उसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही होती है, वो सांस नहीं प्रॉपर ले रहा होता और आप उसे ऑक्सीजन भी नहीं लगाते, तो उसके ब्रेन के सेल्स की डेथ वाक़ हो जाती है और इसे हम लोग मेंटल रिटार्डेशन बोल देते हैं. बिल्कुल, ऐसे लोगों की जो मेंटल एज होती है वो बहुत छोटी रह जाती है, देखने में उनका कद और जिस्म बड़ा हो जाता है, लेकिन उनका जो ब्रेन होता है वो 2 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स के बराबर होता है. आगे चलते हैं जी. पर्सनालिटी की थ्योरीज कौन सी हैं? इसमें कुछ ट्रेट थ्योरीज हैं, कुछ साइकोडायनामिक थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है एंड इंटीग्रेटिव अप्रोच थ्योरी है. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. चले आगे चलते हैं. ट्रेड थ्योरी. ट्रेड थ्योरीज आर दोज थ्योरीज जो कि पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं. जी, फैमिली पैटर्न में रिपीट हो सकता है, बिल्कुल रिपीट हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन जेनेटिक तरीके से मेंटल रिटार्डेशन रिपीट होने के चांसेस जो है वो 15%, 20%, 10% ऐसे होते हैं. अच्छा, ट्रेड थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी. ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पर्सनालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करती हैं, पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ वी अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स by breaking down their behavior pattern into observable traits. कि इंसान के अंदर कौन सी शख्सी खसूसियात होती हैं, जैसे कि कंशियसनेस है, पेट्रियोटिज्म है, फेथफुलनेस है, लॉयल्टी है, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्किंगनेस है, ये तमाम के तमाम ट्रेड्स होते हैं. तो एक इंसान के अंदर किस कदर कोई ट्रेड ज्यादा है और किस कदर कोई ट्रेड कम है, इसकी बेसिस पे हम पर्सनालिटी को जब समझने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज नोन एज ट्रेड थ्योरी.
और आपने देखा होगा कि बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड थ्योरी है, जो कहता है कि एक इंसान के अंदर 5 लीडिंग शख्सी खसूसियात या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम किसी की शख्सियत को अंदाजा लगा सकते हैं और जज कर सकते हैं, और उसे ओशियन मॉडल भी कहते हैं। ओशियन स्टैंड फॉर OCEAN। O stands for openness to experience, C stands for conscientiousness, बाज़मीर होना, E stands for eagerness to learn, ठीक है। और एक्सट्रोवर्जन भी इसे कहते हैं, कितना इंसान बाहर की तरफ माइल है, से एक्सट्रोवर्जन कहते हैं। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन। और ए स्टैंड फॉर एग्रीएबलनेस, कि हम कितनी जल्दी दूसरों की राय से इत्तेफाक कर लेते हैं, एंड एन स्टैंड फॉर न्यूरोटिसिज्म। सो बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल को ओशियन मॉडल भी कहा जाता है, और ये ट्रेड थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसी तरह से बिग 5 फैक्टर, इसी तरह से 15 फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी है, जो कि थॉर्नडाइक की दी गई है। कैटल की जो पर्सनालिटी ट्रेड थ्योरीज हैं वो भी बड़ी पॉपुलर हैं। तो आप इनमें से कोई सी 2-3 कवर कर सकते हैं। इसमें भी डिटेल में दी हुई है, इसके एक और हैंड आउट रेफरेंस मटेरियल नोट्स में भेजूंगी, उसमें इसकी मुकम्मल डिटेल दे दी गई है। ये जो मैंने बिग 5 फैक्टर मॉडल आपको बताया वो ये है: एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कंशियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। उसके बाद हम चलते हैं पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स, तो उनमें इंटरनल ट्रेड्स और एक्सटर्नल ट्रेड्स की बात की जाती है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात की जाती है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जब भी हालात व वाकयात बुरे होते हैं या हमारे साथ कोई सिचुएशनल सर्कमस्टेंशियल मिसहैपनिंग्स होती हैं, तो हम उसको अपने अंदर के फैक्टर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या बाहर के फैक्टर से। इसलिए इसी बेसिस पे इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कह देते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक बच्चा फेल होता है, तो या तो वो ये कह देता है कि जी मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने टाइम नहीं से मैनेज किया था, मैंने पेपर नहीं से अटेम्प्ट किया था, या मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, या मेरा एप्टीट्यूड नहीं है, या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या मैं ये याद नहीं कर पाया। तो ये तमाम की तमाम चीजें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के जुमरे में आती हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल तब होगा जब वो बच्चा कहे कि उस्ताद ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मुझे नोट्स नहीं मिले, उस दिन लाइट चली गई थी, मुझे पेपर करने के लिए पूरा वक्त एग्जामिनर ने नहीं दिया, पेपर मार्किंग करने वाले ने 22 मार्किंग की है। तो जब आप बाहर के फैक्टर्स के ऊपर तमाम इल्जामात देते हैं टू अंडरस्टैंड अ बिहेवियर और पर्सनालिटी रिएक्शन, तो आप उसको एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक जब एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किए जाते हैं, तो हमें कुछ एम्प्लॉयज मिलते हैं जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ एम्प्लॉयज मिलते हैं जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पे काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसमें से नॉर्मल क्या है। नॉर्मल ये है कि आप रैशनलिस्टिक सिचुएशन के हिसाब से हालात वाकयात का एक हकीकत पसंदाना जायजा लेके या उसको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल से एक्सप्लेन करें या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से। पर्सनालिटी के थ्योरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एल्बर्ट बैंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी का। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? ये हमारी जात के ऊपर अपना एतमाद होता है। दिस इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ बिलीफ दैट वी कैरी एंड द एक्सपेक्टेशन दैट वी कैरी अबाउट आवर एबिलिटी टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क इन मोर इफेक्टिव मैनर। सेल्फ एफिकेसी तब अच्छी डेवलप होती है जब हमारे पुराने हालात वाकयात से हमें कामयाबी मिली हो, जब हमें पुरानी कामयाबियों से हमारा बिहेवियर स्ट्रेंथन हुआ हो, जब हमें दूसरे लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करने का मौका मिला हो और हम भी वैसे ही बिहेव कर रहे हो, जब हमें कोई कायल करे कि इस तरीके से बिहेव करोगे तो कामयाबी आएगी, जब हमें लगे कि हमारी इमोशनल कैपेबिलिटीज और फिजिकल कैपेबिलिटीज इस काबिल हैं कि हम किसी चीज को हासिल कर सकते हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशंस में हमारी पर्सनालिटी के डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने में मदद देते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम होती है। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि वो इज्जत जो आप अपनी जात के बारे में रखते हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम कई बार बाहर के हालात वाकया से बेहतर हो जाती है, कई बार बाहर के हालात वाकया से खराब हो जाती है। अगर फेलियर्स मिली जा रहे हैं तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी, अगर सक्सेसेस मिले जा रहे हैं तो सेल्फ एस्टीम बेहतर हो जाएगी।
सो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ मॉनिटरिंग का, जिसका मतलब है कि हमारा जो बिहेवियर है उसमें हम लोग कितना ज्यादा उसको अकाउंटेबल करते हैं, अकाउंटेबिलिटी के तहत चेक करते हैं, तो उसे अकाउंटेबिलिटी फिनोमेना इन पर्सनालिटी असेसमेंट कहा जाता है। जितनी हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, अपने आप को ज्यादा मॉनिटर करते हैं, उतना हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स और रिफाइनमेंट्स लाते हैं। लेकिन अगर अनड्यू लेवल तक ये सेल्फ मॉनिटरिंग बढ़ जाए तो हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर देती है। इसी तरीके से जब हम लोग सेल्फ मॉनिटर करते हैं तो हम लोग रिग्रेट्स कम करते हैं और हम लोग मिस हैपनिंग ज्यादा करते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ज्यादा करते हैं, अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेते वगैरह वगैरह। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट की बहुत अहमियत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट? मुस्बत जज्बात को पॉजिटिव इफेक्ट कहा जाता है और मनफी जज्बात को नेगेटिव इफेक्ट कहा जाता है। चले जी, वी आर गोइंग टू पुट इट टू स्टॉप शेयर। और कुछ पर्सनालिटी की थ्योरीज है जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद हम इंटेलिजेंस के चैप्टर पे चलते हैं। बेटा लेट मी डाउनलोड इट। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मुझे ये डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके मैं शेयर करती हूँ। एसेंचुएट का मतलब है कि ऊपर, लेकिन आप समरी में से जाके जिन थ्योरीज को कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले जो पर्सनालिटी की थ्योरी आपको मिलेगी, उससे पहले आपको तमाम फैक्टर्स मिलेंगे जो कि मैंने डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। वो तमाम के तमाम फैक्टर्स इसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस किए मैं। आंसर देने के लिए अगर आप इसको रिव्यू करना चाहें तो दिस इज द पोर्शन जो कि आप इसमें से कर सकते हैं। पर्सनालिटी का बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस रहता है, लेग पुलिंग रहती है, अगली कल्चर रहता है, हॉस्टाइल कंपटीशन रहता है, तो ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं एक इंसान की पर्सनालिटी को। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल फैक्टर्स है कि कितना बोनस है, अलाउंसेस है, सैलरीज है, छुट्टियां हैं, कितना रिलैक्स्ड एटीट्यूड है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस फ्रॉम द बॉस कैसा है, सबऑर्डिनेट्स और कलीग्स का रवैया कैसा है, ये तमाम चीजें जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है वो हमारी शख्सियत को बदल के रख छोड़ती हैं। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज, ये जो मैंने फैक्टर्स आपसे कहे वो आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी उसमें से कर सकते हैं समरीज में से। ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसको वैसे भी रिव्यू कीजिएगा। इसमें सबसे पहली जो पर्सनालिटी की थ्योरीज आएगी वो सिगमंड फ्रॉइड की आएगी, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें वो कहता है कि हमारी पर्सनालिटी 3 फोर्सेस से बनी होती है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड हमारी पैदाइशी सेल्फ होती है और ये हमारी जिद पे मबनी होती है और ये फॉरन सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहती है। ईगो हमारी रियलिटी टेस्टिंग पे बेस होती है और सुपर ईगो हमारी एंजेलिक सेल्फ होती है। पर्सनालिटी की असेसमेंट के कौन से तरीके हैं वो आप इसके पेज नंबर 32 ऑनवर्ड से कर सकते हैं, जिसमें रोशा किंग-क्लॉस टेस्ट है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट टीएटी है, वही जो हमने मोटिवेशन की असेसमेंट के लिए टेस्ट देखे थे, बिल्कुल वही वाले टेस्ट हमारी पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का पर्सनालिटी असेसमेंट इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लोग सोशल डिजायरेबिलिटी फिनोमेना के तहत, सोसाइटल डिमांड्स के तहत कभी भी वो ना कर सकें, बिफूल ना कर सकें, डिफीट ना कर सकें। ठीक है, लोगों को जब हम ये महसूस करें कि हम लोग जो है किसी भी टेस्ट को बेवकूफ बना सकते हैं, उसमें सोशल डिजायरेबिलिटी वाले
क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अपने आप को गुड पिक्चर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में जरूरी हो जाता है कि ऐसे टेस्ट इस्तेमाल किए जाएं जो कि देखने में वेग लगे, अनक्लियर लगे। ठीक है, वेग अनक्लियर लगे, वेग एंड अनक्लियर, मुबहम लगे, वेग लगे, अनक्लियर लगे। वेग और अनक्लियर जो स्टिमुलाई होती है, जो वेग और अनक्लियर स्टिमुलाई होती है, वो हमें इंटरप्रेट करते हुए हम लोग उसको नॉन थ्रेटनिंग तरीके से उसको करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, और उसमें हम अपनी पर्सनालिटी के लाशऊरी अनकॉन्शियस कंटेंट को सिक्रीट करते रहते हैं, रिवील करते रहते हैं, प्रोजेक्ट करते रहते हैं, डिपिक्ट करते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई धब्बा देखा है और उसमें मैं कोई चीज इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे उसमें बर्ड दिखाई दे रहा है और मेरे फ्रेंड को उसमें कोई मशीन दिखाई दे रही है, तो ये हमारे अपने अपने माइंड फ्रेम और हमारी पर्सनालिटी टाइप की इंडिकेशन होती है। तो जो रॉर्शक इंक ब्लॉट टेस्ट है, उसमें इंक ब्लॉट्स होते हैं, कुछ कलर होते हैं, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, और ऐसे जो इंक ब्लॉट्स जो कि रैंडम तरीके से बने होते हैं, उनके खास एलिमेंट्स को, खास ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इसका एक स्पेसिफिक स्कोरिंग प्रोसीजर है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो किस किस्म की हैं। इसी तरीके से थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसमें तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उसमें पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, पिक्चर्स नरेट करने के लिए, पिक्चर्स को इंटरप्रेट करके और उसके ऊपर स्टोरीज लिखने के लिए दिया जाता है। जो स्टोरीज का मेन करेक्टर होता है, बैकग्राउंड होता है, और जो स्टोरी में हैपनिंग्स होती हैं और जो उसका आउटकम होता है, वो जब 3 से 5 स्टोरीज में हम रेपिटेटिवली पढ़ते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि वो इंसान अपने अंदर की महरूमियाँ और जो उसकी कमयाकियां हैं, जो उसकी इनएडिक्वेसीज हैं, उन तमाम को उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, उन तमाम चीजों को उन चीजों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। सो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो कि हेनरी ब्यूरे ने बनाया था, नीड्स की थ्योरी पे बेस्ड था, 1935 ऑनवर्ड 31 पिक्चर्स हैं। बच्चों के लिए अलहदा होता है, जिससे चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट करते हैं। तो ये अपनी अपनी परसेप्शन के मुताबिक लोग इसमें स्टोरीज लिखते हैं, उन स्टोरीज की इंटरप्रिटेशन रिवील करती है कि पर्सनालिटी किस तरीके की है। इसी तरीके से वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, जिसमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और आप अपने कैंडिडेट या रिस्पोंडेंट को कहते हैं, एग्जामिनी को कहते हैं, जल्दी जल्दी उन वर्ड्स को देखे और उनके ऊपर जवाब दे, और जो उसके गट रिएक्शन रिस्पॉन्स वर्ड्स होते हैं, उनकी मदद से हम उसकी पर्सनालिटी टाइप को डिटरमिन करते हैं, उसके करेक्टर ट्रेट्स को डिटरमिन करते हैं। इसी तरीके से इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक है, जिसमें आपने जुमले पूरे करने होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी इसी को कहते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो होता है, इसमें वर्बल रिस्पॉन्सेज पर मैटर करते हैं। इन दिस द सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड टू फिनिश सच सेंटेंसेस, जैसे माय एम्बिशन इज, व्हाट वरीज मी, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, द बॉय इज, आई एम। तो इस तरीके से इन तमाम प्रोजेक्टिव टेक्निक को चेक करने की कोशिश की जाती है। क्लिनिकल इंटरव्यूज में पर्सनालिटी असेस करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक को बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्लिनिकल स्क्रीनिंग पॉसिबल नहीं है जब तक पर्सनालिटी असेसमेंट ना की जाए। क्लाइंट की पर्सनालिटी असेस करनी बहुत जरूरी हो जाती है। जब हम ऐसा ट्रेंड रखते हैं कि क्लिनिकल प्रोफाइल पिक्चर जब तक क्लियर नहीं होती, हम लोग कोई थेरेपी डिवाइस नहीं कर सकते, कोई असेसमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसे हालात में पर्सनालिटी की असेसमेंट बहुत जरूरी हो जाती है। इसके अलावा पर्सनालिटी असेस की जाती है ऑब्जेक्टिव टेस्ट की मदद से, जिसमें MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री है। इनकी मदद से भी हम पर्सनालिटी को असेस करते हैं। ये सारे टेस्ट आर्म फोर्सेस में पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। यही टेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज किए जाते हैं। सो बिहेवियरल असेसमेंट जो की जाती है एक इंसान के
एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स पैटर्न्स की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक इंसान गिवन सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, कैसे परफॉर्म करता है, कैसे कोप करता है। वो तमाम चीज़ें भी एक इंसान की पर्सनालिटी असेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपके एक्सपीरियंसेस के दौरान जो रिएक्शंस होते हैं वो आपको बताते हैं कि हाउ यू आर एज अ पर्सन। एक इंसान जैसे शाय है, टिमिड है, असर्टिव है, अग्रेसिव है, अब्यूसिव है, वोलेटाइल है, तो तमाम चीजें जो हैं पर्सनालिटी को असेस करने में बहुत ज्यादा मदद देती हैं। तो बेटा आप इसको जो है गौर से कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा कंटेंट इसमें दिया हुआ है, और अगर आप इसको सीरियसली देखेंगे तो आई थिंक नॉट मोर देन 1 to 2 hours it will take to prepare your whole chapter of personality, जिसमें पर्सनालिटी की डेफिनेशन, उसके फैक्टर्स, उसकी थ्योरीज, और उसके बाद इसकी मेजरमेंट जो है इसको आप डिस्कस करेंगे। ये मैं शेयर कर रही हूँ आपके ग्रुप में। जस्ट गिव मी 2 minutes। ओके बेटा, मैंने पर्सनालिटी के दोनों कंटेंट, दोनों हैंडआउट आपके साथ शेयर कर दिए हैं। प्लीज ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। अब मुझे नेक्स्ट हैंडआउट खोल लेने दें इंटेलिजेंस के, उसके बाद क्लास को आगे लेके चलते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज बेसिकली अ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट। और ये वो डेफिनेशन है जो कि वेस्टलर ने दी थी, WECHSLER, वेस्टलर, वेचेसलर, WECHSLER, WECHSLER, वेस्टलर, डेविड वेस्टलर ने इंटेलिजेंस की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी थी, एंड ही सेड intelligence is the global capacity of an individual to think rationally, deal effectively and act purposefully in the environment। अब मैं इंटेलिजेंस का चैप्टर आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद उसे स्क्रीन शेयर पे डालती हूँ, फिर हम उसको पढ़ते हैं। इसलिए जस्ट 2 to 4 minutes।
आई होप स्लाइड शेयर हो गई हैं। अगर स्लाइड शेयर हो गई हैं तो ओके करते, फिर मैं क्लास इसको आगे लेके चलती हूँ। स्लाइड्स आपको नजर आ गई हैं? चलो, जबरदस्त हो गया। चले, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो इसे जहानत कहा जाता है। इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज वर्ल्ड। जहानत बहुत तरह की होती है। इट इज़ एकेडमिक इंटेलिजेंस एंड इट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट इज़ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। लेकिन जो एकेडमिक इंटेलिजेंस होती है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग so far so good from so many of the centuries. लेकिन 1875 में जब फ्रांस में 1860 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है और जो वडेरेस थे, द बैरन्स एंड द elite class of the French community, they were toppled down by the middle class and the poor lot. गरीब लोगों ने, मिडिल क्लास वर्किंग ग्रुप्स ने इन एलिट्स को नीचे उतार के फेंक दिया। उस वक्त आम लोगों ने जब बागडोर संभाली फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो इट वाज रियलाइज्ड कि तमाम बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। तमाम बच्चों को स्कूल में डाल दिया गया, बट इट वाज रियलाइज्ड दैट नॉट ऑल चिल्ड्रन वर कैपेबल ऑफ स्टडीइंग। सारे बच्चे पढ़ाई के काबिल नहीं होते थे। तो ये चेक करने के लिए कि ऐसा क्यों है, इन्होंने बीने को, BINET, बीने, साइमन बीने को हायर किया, जो कि ये डिटरमिन करेगा, एल्फ्रेड साइमन बीने जो है वो ऐसी कोई स्क्रीनिंग मेजर डेवलप करेगा जिसे पता चल सके कि ये बच्चा पढ़ सकेगा फ्यूचर में या नहीं। और यही इंटेलिजेंस टेस्ट मूवमेंट की बुनियाद बनी। फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो ये रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, यही इंटेलिजेंस का पहला स्केल बनाने की वजह बना। 1885 से लेकर 1895 तक 10 साल रिसर्च करता रहा बीने, और वो बच्चों के अंदर के पोटेंशियल में से कुछ ऐसे पैरामीटर्स फाइंड करने में कामयाब हो गया जिनकी बेसिस पे स्क्रीन किया जा सकता था कि बच्चा ज़हनी तौर पे इतना स्टिमुलेटिव है कि वो पढ़ सके या ना पढ़ सके। और 1897-98 तक इसकी रॉ वर्जन ऑफ बीने इंटेलिजेंस स्केल आ गई थी। 1902 में इसकी रिवाइज्ड वर्जन, एक बेहतर वर्जन आ गई थी। बाय दैट टाइम बीने वाज बिकमिंग वेरी ओल्ड, लेकिन इसके बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि अमेरिका से PhD करने फ्रांस में इसके पास आए थे और इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उन्होंने मशवरा दिया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इस टेस्ट के राइट्स खरीद ले और इसका तमाम पेटेंटेड वर्क खरीद ले। चुनाचा अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बीने इंटेलिजेंस स्केल जो है वो फ्रेंच मिनिस्ट्री से खरीद लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए 1907 तक, 1905 तक बीने की डेथ हो गई थी, लेकिन इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि कैम्बल और जिसमें बहुत सिग्निफिकेंट नाम है, थॉर्नडाइक है और बहुत सारे और, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका टेस्ट ले जा चुके थे, जहाँ पे इसके ऊपर और मजीद 7-8 साल रिगरस काम किया गया। और 1915 में इसकी बहुत अच्छी वर्जन स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल इंट्रोड्यूस कराई गई, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब से निकली थी। इसीलिए इस टेस्ट का नाम अब बीने इंटेलिजेंस स्केल नहीं था, अब इसका नाम स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल था। यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड हो गया था। पता नहीं स्लाइड्स क्यों नहीं आगे जा रही। इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कंफ्यूजन है कि बहुत सारे लोग जो पैदा होते हैं जिनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होती है, वो क्यों होती है।
अच्छा, who do you think is more intelligent is another question जो कि बहुत ज्यादा इंट्रिग खड़ी करता है। कौन लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन लोग कम इंटेलिजेंट है। मिसाल के तौर पे कोई एक मजमून में ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, दूसरे मजमून में नहीं होता। किसी की लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज अच्छी होती हैं, किसी की फिजिक्स केमिस्ट्री में कैपेबिलिटीज अच्छी होंगी। सो दिस इज वेरी हार्ड टू डिटरमिन कि जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो किस तरीके से डिटरमिन किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द मार्केट कि कैसे एक सब्जेक्ट में अच्छे होने की बिना पर हम किसी बंदे का इंटेलिजेंस लेवल डिटरमिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस की बात की थी फ्रांसिस गॉल्टन ने। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो जो डार्विन का कजन था फ्रांसिस गॉल्टन, उसने सबसे पहले कहा था कि हर इंसान दूसरे से फर्क है, इसी तरीके से अपने ब्रेन पोटेंशियल में भी हर इंसान दूसरे से फर्क है। तो गॉल्टन का ये जो एसेंशियल आइडिया था दैट एवरी बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस बिटवीन पीपल में बहुत सिग्निफिकेंट साबित हुआ। गॉल्टन कंसिडर्ड इंटेलिजेंस टू बी अ लो लेवल प्रॉपर्टी ऑफ आवर नर्वस सिस्टम that we inherit from the parents. He believed that individual differences in intelligence reflect differences in efficiency of operation in the thinking patterns of the people. फ्रांसिस कॉल्टन एक बायोलॉजिकल व्यू लिया इंटेलिजेंस का, जो कि डार्विन का कजन था, और ये एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस से बड़ा इम्प्रेस था। तो उसी ट्रेडिशन और बायोलॉजिकल साइंसेस के ट्रेडिशन को कैरी अप करते हुए ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमिनिंग द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि गाल्टन का ये भी कंट्रीब्यूशन था कि वो एक स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस पे ले आया था कि इंटेलिजेंस को एक नंबर या स्कोर के जरिए मेजर किया जा सकता है। जी, किसी का रट्टा बहुत कमाल का होता है और पाकिस्तान में ऐसे लोगों की बहुत अहमियत है क्योंकि रट्टाइज्म बहुत ज्यादा चलता है। रट्टाइज्म की बेसिस पे बहुत सारे लोग एक्सेल कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ये आपकी बात दुरुस्त है। सारी की सारी हमारी स्टडीज और हमारे एग्जामिनेशंस और हमारी वैल्यूएशंस और हमारे इंटरव्यूज, हमारी परफॉर्मेंसेस चेक, सारे के सारे हमारे रट्टे पे बेस्ड हैं, जिसका रट्टा ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी में वो ज्यादा कामयाब है। लेकिन इनका कहना था कि जी हमारे अंदर कुछ नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं, फिजिकल, टेम्परामेंटल, इंटेलेक्चुअल, जो कि कलेक्टिवली हमारा इंटेलेक्चुअल रेपर्टोरी, इंटेलिजेंस डिटरमिन करने में हमारी मदद देते हैं, जो कि हमारा ओवरऑल इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल लेवल डिटरमिन करने में मदद देते हैं। हमारे बहुत सारे फैक्टर्स और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, टेम्परामेंटल हैं और इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं, जो कि हमारी ओवरऑल इंटेलिजेंस लेवल को डिटरमिन करने में मदद देते हैं। फिर जैसे जैसे हम देखते हैं कि हायर और इंक्रीजिंगली लोअर देन दैट एवरेज स्कोर, देयर विल बी फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल रजिस्टरिंग दोज स्कोर्स। जैसे जैसे इंटेलिजेंस के लेवल्स ऊपर जाते जाते हैं, कम लोग जो होते हैं वो मोस्ट इंटेलिजेंट के तौर पे सामने आना शुरू हो जाते हैं। जब इसको जरा गौर से देखा जाए तो ये बात भी क्लियर होकर हमारे सामने आ जाती है कि गॉल्टन ने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, कोरिलेशन का। एक स्टैट्स की टेक्निक होती है जिसका मतलब होता है कि एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरा फैक्टर भी बढ़ता है, या एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरा कम होता है, या एक फैक्टर के कम होने से दूसरा भी कम होता है, या एक फैक्टर के कम होने से दूसरा फैक्टर बढ़ता है। इसे कोरिलेशन कहते हैं, रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स कहते हैं। अगर दोनों फैक्टर बढ़े हो तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहती है, दोनों फैक्टर कम हो रहे हो तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर एक फैक्टर बढ़ा हो दूसरा कम हो रहा हो तो इसे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर पहला फैक्टर कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो इसे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन की जो वैल्यूज उसने बताई थी वो -1 से +1 के दरमियान में थी, और जीरो का मतलब था नो कोरिलेशन। जीरो का मतलब था नो कोरिलेशन, जीरो मेंट नो कोरिलेशन। जितनी भी शुरू के अटेम्प्ट की गई इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए वो इन लेबोरेटरी से की गई, जो कि फिलोसफी से अलहदा होकर 1879 लेप्जिग जर्मनी में जो लेबोरेटरीज बनी थी, उन्होंने इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स और पैरामीटर्स पे बहुत ज्यादा काम किया। इन्हें एंथ्रोपोमेट्रिक लेबोरेटरीज कहा जाता है, और ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती गई, और जर्मनी से करीब तरीन लंदन है, तो लंदन में भी इसकी बहुत सारी लेबोरेटरीज डेवलप हो गई, क्योंकि फ्रांसिस गॉल्टन और डार्विन बेसिकली लंदन से ही थे, लेकिन they were not psychologists, they were biologists, and they were the physiologists, and they were genetic specialist and inheritance and evolution specialist. तो गॉल्टन ने जितनी भी काम किया जहानत के ऊपर वो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, एंड ही डेवलप्ड समहाउ इनोवेटिव मेजर्स ऑफ स्क्रीनिंग इंटेलिजेंस। लेकिन उसको कोई खास अहमियत नहीं मिली, ना इस कॉन्सेप्ट को उस तरीके से तब तक कोई खास तरीके से फ्रेम किया जा सका था। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो नजर आता है इंटेलिजेंस की डोमेन में, दैट इज बाय द चार्ल्स स्पीयरमैन।
चार्ल्स स्पीयरमैन ने मल्टीपल एबिलिटीज की बात की थी, मल्टीपल कैपेबिलिटीज की बात की थी कि एक इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद होती हैं जो कि कलेक्टिवली जाके इंटेलिजेंस बनाती हैं। उसने 24 बच्चों की इंटेलिजेंस एक विलेज स्कूल से लेकर चेक की और उसने एक रिलेशनशिप डेवलप किया कि हर बच्चे की कारकर्दगी उसके जहानत के बयान के मुताबिक बेहतर या कमजोर होती है। स्पीयरमैन ने इसके अपने एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर बेतहाशा किया और उसकी बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि हमारी एक ओवरऑल जनरल इंटेलिजेंस लेवल होती है जो कि हमारी परफॉर्मेंस को कम या बढ़ा देती है। अगर इंटेलिजेंस कम होगी तो हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, अगर इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तो हमारी परफॉर्मेंस बिलाशुबा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इंटेलिजेंस और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस में गहरा ताल्लुक है। स्पीयरमैन रिगार्डेड जनरल इंटेलिजेंस और जी एज अ यूनिटरी बायोलॉजिकल एंड इनहेरिटेड डिटर्मिनेंट ऑफ मेजरेबल इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। He linked and likened the G to mental energy. G का मतलब होता था generalized intelligence, general intelligence, उसको उसने mental ability का नाम दिया और उसने कहा कि it is a limited resource that is available to all intellectual tasks. So उसका आइडिया ये था कि हमारी जो जनरल इंटेलिजेंस है उसकी डिफरेंट अमाउंट होती है मेंटल एनर्जी के मुताबिक। उसके बाद बीने का काम है जो कि मैंने आपको बता दिया कि इट वाज इम्प्रेस्ड फ्रॉम मल्टीपल इंस्पिरेशनल सोर्सेस, लेकिन साइमन बीने ने एल्फ्रेड साइमन बीने ने सबसे पहले काम करना शुरू किया था जब फ्रेंच एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उसको गाइड किया था कि बच्चे जो कि स्कूल में एजुकेबल नहीं हैं उनको स्क्रीन और फिल्टर करने के लिए कोई ना कोई मेजर डिवाइस की जाए। तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट इस तरीके से डेवलप किया गया था। इसमें ये कहा गया कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल या इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, इसलिए हर एज के लिए एक सेपरेट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो डिवाइस किया गया। बेटा जस्ट गिव मी 3-4 मिनट्स, मुझे 3-4 मिनट दीजिएगा, जरा इसको मुझे रिफ्रेश कर लेने दें। ओके क्लास, बीने ने सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए जो टेस्ट बनाया दैट कैन बी रिगार्डेड और टर्म्ड एज द फर्स्ट फॉर्मलाइज्ड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो सेंट्रल आइडिया पे बेस्ड था कि हमारी उम्र के हर साल के मुताबिक
हमारी जो मेंटल फंक्शनिंग, जो मेंटल परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है। इसीलिए इस टेस्ट में एक खास उम्र के लिए जो आइटम्स रखे गए थे वो अगले एज ग्रुप के लिए सूटेबल नहीं थे। बीने और उसके एसोसिएट्स ने, जिसमें थियोडोर साइमन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने ऐसे रेंज ऑफ टास्क बनाए जो कि सिर्फ रिटन टास्क थे, जो कि रिटन स्टेटमेंट्स बेस्ड थे, लेकिन जिसमें ये पूछा जाता था कि एक इंसान का मेंटल कैलिबर या मेंटल कैपेबिलिटीज क्या है। तो अल्फ्रेड बीनेस फोकस वाज ऑन द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें ये देखा जाए कि एक बच्चा रीजनिंग और जजमेंट को यूज करके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाल पाता है। अच्छा, बीने ही वो पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने स्पेसिफाई किया कि ऐसे तमाम टेस्ट इंटेलिजेंस के ऐसे एडमिनिस्टर किए जाएं और स्कोर किए जाएं कि एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर डेवलप हो जाए। अगर बच्चों के दरमियान में मुआवजा करना है, कंपैरिजन करना है, तो वो एक मियार डेवलप हो जाए, एक स्टैंडर्ड डेवलप हो जाए जिसके ऊपर दी गई परफॉर्मेंस के बेसिस पर बच्चों को कैटेगराइज किया जा सके, उनकी ग्रेडिंग की जा सके, ताकि जैसे जैसे वो आइटम्स मुश्किल होते जाएं उसमें बड़े एज ग्रुप के बच्चे अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें। बिल्कुल जी। इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि आर्मी के लिए डेवलप किए गए बेटा, आई वुड लाइक टू शेयर, वो वर्ल्ड वॉर वन में बने थे और वो आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी ISSB के जो प्रिकर्सर टेस्ट हैं, यानी कि उसके शुरू के बनाए जाने वाले टेस्ट हैं, वो भी यही है। तो इन्हें कहते हैं आर्मी अल्फा टेस्ट एंड आर्मी बीटा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नहीं जी, ना डिजीज से इंटेलिजेंस इफेक्ट होती है, ना बैड एक्सपीरियंसेस से, ना इन्वायरमेंट से, लेकिन खुराक से होती है। ठीक है, खुराक से होती है, फूड से होती है। अगर आप फॉलिक एसिड और आयरन की डिफिशिएंसी है आपकी फूड में, तो आपकी इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग आपकी लो हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके ब्रेन में जिंक की डेफिशिएंसी है तो फिर भी आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पुअर हो जाएगा। इंटेलिजेंस कैन बी इंक्रीज फॉर श्योर, ज्यादा किताबें पढ़ के, ज्यादा लोगों से मिल के, ज्यादा चैलेंजेस के अंदर से गुजर के, ज्यादा दुनिया घूम के, ज्यादा अपने आप को जला के भुना के दुनिया में ज्यादा ख्वारियां काट के, we can improve our intellectual potential level or intelligence level. So for sure we can increase that. Okay, 2 minutes, just wait, इसको आगे कर लेने। हम लोग देखते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो बैड एक्सपीरियंसेस तो नहीं खराब होती, लेकिन खुराक, गजा की कमी या गजा के इम्बैलेंस होने से डेफिनेटली इफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल, इंटेलिजेंस अगर आपका लो है तो आपकी मेमोरी भी इफेक्ट होती है, लर्निंग भी इफेक्ट होती है, देर से याद होता है। अगर आपके दिमाग में जिंक की कमी है तो आपको देर से याद होगा। आयरन और फॉलिक एसिड अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपको देर से याद होगा। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस का जो एक फॉर्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, दैट वाज नोन एज इंटेलिजेंस कोशेंट इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। mental age divided by chronological age, mental age divided by chronological age, that is the formula of IQ stands for intelligence quotient, mental age divided by chronological age multiplied by 100. सो साइकोमेट्रिकली स्पीकिंग इंसान की एबिलिटीज का जो मुतालिया होता है, जो एवेल्युएशन होती है, वो इसके जरिए की जा सकती है। मेंटल एज निकालते थे टेस्ट में परफॉर्मेंस की बेसिस पे और उसके स्कोर की बेसिस पे, और CA क्रोनोलॉजिकल एज बायोलॉजिकल एज को कहते थे। बायोलॉजिकल एज बेटा पैदाइश से लेकर अब तक की जो एज होती थी, जैसे 12 साल 4 महीने 3 दिन 4 घंटे, ये क्रोनोलॉजिकल एज है ना। Biological age was known as chronological age. IQ stand for intelligence quotient. और भी कोई इसमें सवाल है तो प्लीज पूछते जाए साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे जिस टर्म का फॉर्मुलेशन ऑफ IQ था
इसने बड़ी हेल्प की टू डिराइव अ वेज फर्क बिटवीन द टू डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडिंग इंटेलिजेंस, कि इंसान के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो किस तरीके से नुमाया हो जाते हैं जब जहानत को मापा जाता है, और किस तरीके से हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों के दरमियान ये जो फर्क होता है ये हमें डिफरेंट एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज में एक के लिहाज से दूसरे को मुख्तलिफ या मुमताज कर देता है, बढ़ा या कम कर देता है। और ये जो फाइनली ये जो कल्मिनेशन बनती है, जो इसमें पीक्स बनती हैं, ये इनकी वजह से बहुत सारी और अप्रोचेस और थ्योरीज भी इफेक्ट हुई, जैसे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की एक अप्रोच है जिसे जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी अप्रोच कहते हैं, वो भी इसकी वजह से बेतहाशा मुतासिर हुई। पियाजे ने जितना भी काम किया वो उसने अपने बच्चों की केस स्टडीज के ऊपर किया। उसके 12-13 बच्चे थे और उसने अपने हर बच्चे की डेली बेसिस पे डायरी रिकॉर्ड मेथड के तहत उनकी हिस्ट्री लिखी और देखा कि उनके जहन में, उनकी जहनी मेच्योरिटी में क्या तब्दीलियां वाक़या होती हैं। तो जो पियाजे का काम था, जी, जब आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं तो इंटेलिजेंस बढ़ती है। मेंटल एज वो नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो कि आप टेस्ट पे सही स्कोर करते हैं। सो ये कहा जा सकता है कि हमारे जितने भी ये जो डेवलपमेंट थी पियाजे की थ्योरी की, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जहनी नशोनुमा के बारे में जितनी भी फाइंडिंग्स आई वो बीने की फाइंडिंग से मुतासिर थी। टेस्ट बेटा बीने ने खुद डेवलप किए थे, जिसमें जैसे 4 साल के बच्चे के लिए टेस्ट है, तो 4 साल 1 महीने के बच्चे के लिए टेस्ट है। उसमें पूछा गया है कि 6 जानवरों के नाम बोल सकता है। फिर अगला आइटम होगा 6 जानवरों के आवाजें निकाल सकता है। फिर अगला आइटम होगा उन 6 जानवरों का इस्तेमाल बता सकता है कि क्या वो घर या फार्म में इस्तेमाल होते हैं, उनके क्या फायदे हैं। ठीक है, तो ऐसे आइटम पूछे गए थे और हर आइटम का स्कोर होता था, और हर आइटम का जो स्कोर होता था उसको प्लस किया जाता था। प्लस करने के बाद जो स्कोर आता था उसको उसकी मेंटल एज माना जाता था। ठीक है, स्कोर्स को आइटम्स के ऊपर रिस्पॉन्स अगर दुरुस्त आते थे तो स्कोर दिया जाता था, उन स्कोर्स का ग्रैंड टोटल निकाला जाता था और उसको फॉर्मूला में डाल दिया जाता था, जो कि बताता था कि एक बच्चा जो है उन स्कोर्स के लिहाज से कितनी मेंटल एज पे फॉल कर रहा है। जैसे कि हो सकता है कि एक बच्चा 8 साल का हो लेकिन वो टेस्ट में जो आइटम फिल करने में कामयाब हुआ है वो 10 साल का है, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल एज 8 साल होगी लेकिन उसकी मेंटल एज 10 साल होगी। तो टेस्ट जो है वो बीने ने खुद डेवलप किए थे, जिसमें आइटम्स ऐसे थे जिसे जहानत के डिफरेंट लेवल्स और पैरामीटर्स का अंदाजा किया जा सकता था। चले जी आगे चलते हैं। इंटेलिजेंस का लैंडस्केप जो है वो बीने और गॉल्टन की डेथ के बाद इंटायरली चेंज हो गया। बीने के टेस्ट की रिएक्शन के तौर पे एक और साइंटिस्ट सामने आया जिसे कहते हैं हम लोग डेविड वेस्टलर। वेस्टलर ने बीने के टेस्ट से इख्तलाफ किया और कहा कि सिर्फ वर्बल आइटम्स की बेसिस पे हम किसी भी बच्चे की जहानत का अंदाजा नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, मेंटल एज अक्सर लोगों की बायोलॉजिकल एज से ज्यादा होती है और अक्सर लोगों की मेंटल एज बायोलॉजिकल एज से कम होती है। ये तो नॉर्मल सा फिनोमेना है, आम सा फिनोमेना है। अच्छा, डेविड वेस्टलर इनका एक पहला ओपोनेंट था जो कि अपराइज हुआ, जिसने गाल्टन और बीने के बहुत से कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया, स्पेशली उनका ये कॉन्सेप्ट कि जो वर्बल लेवल्स हैं वो इंटेलिजेंस मेजर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसने कहा कि वर्बल लेवल से नहीं आप अंदाजा लगा सकते, वर्बल स्कोर से, वर्बल आइटम से
आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि इंटेलिजेंस जो है वो क्या होगी। इसके लिए कुछ परफॉर्मेंस की मेजर्स भी साथ शामिल करनी पड़ेगी, साथ परफॉर्मेंस की मेजर्स भी शामिल करनी पड़ेंगी। चुनाचे इस कॉन्सेप्ट को लेकर डेविड वेस्टलर ने अपना एक टेस्ट बनाना शुरू कर दिया, जिसको हम वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर एडल्ट्स कहते हैं। ठीक है, वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कहते हैं। अच्छा, मीन बहुत सारे लोग थे जो काम कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। स्पीयरमैन था जिसने एक जी फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस या जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कराया। इसके अलावा लुई लियोन थर्स्टन था जिसने कहा कि सिंगल जनरल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है जो कि हमारी तमाम की तमाम जिंदगी के अफेयर्स पे हावी होती है। एंड देयर आर 7 सेपरेट एंड यूनिक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एज वेल, जिसमें नंबर फैसिलिटी है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड फ्लुएंसी है, परसेप्चुअल स्पीड है, एसोसिएटिव मेमोरी है, स्पेशियल विजुअलाइजेशन है, इंडक्टिव रीजनिंग है। तो थर्स्टन ने इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी उसमें उसने सेपरेट इंटेलिजेंस एबिलिटीज को मेंशन किया। अच्छा, मुझे 1-2 मैसेजेस आ रहे हैं बेटा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं क्लास शॉर्ट कर दूंगी, लेकिन ये कि थोड़ी तो पढ़ाने दें, 15-20 मिनट और क्लास पढ़ाने दें, फिर उसके बाद मैं वाइंड अप कर देती हूँ। आई नो दैट पहले इबादत की रात है, मुझे भी इबादत करनी है और अभी वैसे टाइम भी है। चले फिर भी मैं 11:15 11:30 तक क्लास वाइंड अप कर दूंगी। ताक रात है, मुझे पता है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। और इबादत करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे, तो वी शुड नॉट बी डिबारिंग देम, लेकिन ये कि थोड़ा सा कंटेंट कवर कर लेते हैं। थर्स्टन ने एक जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर बताया एंड मल्टीपल सेपरेट स्मॉलर फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए, जिसने उसे सेपरेट एंड यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस का नाम दिया। वो कौन से थे? वो यूनिक इंडिविजुअलाइज्ड डिस्टिंक्टिव से 7 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में नंबर 1 वर्ड फ्लुएंसी, कि वो लोग जो कि अल्फाज को ज्यादा रवानी से बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें था कि जो लोग नंबर्स का इस्तेमाल फ्लुएंसी से कर सकते हैं, फैसिलिटी से कर सकते हैं। उसके बाद वर्बल कॉम्प्रीहेंशन कुछ लोगों की ज्यादा बेहतर होती है। परसेप्चुअल स्पीड, कुछ लोग जो हैं वो परसीव जल्दी कर लेते हैं, रिएक्शन जल्दी दिखा देते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी माहौल को ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी बड़ी शार्प होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि नए डेटा को बड़ी जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं और उसे पुराने डेटा में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि there are 7 primary mental abilities that were highlighted by them, including word fluency, number facility, verbal comprehension, perceptual speed, associative memory, spatial visualization and inductive reasoning. अच्छा, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिलसिला यानी चला थर्स्टन और स्पीयरमैन और स्टर्नबर्ग की थ्योरी के बाद और भी कॉन्सेप्ट आते रहे, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का, फ्लूइड इंटेलिजेंस का। अब फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब था कि हॉर्न एंड कैटल ने कहा कि वो हमारी जहनी सलाहियतें जो कि तब्दील की जा सकती हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जो कि डे टू डे पैरामीटर्स के हिसाब से हम उन्हें तब्दील कर सकते हैं, जिनमें तब्दीली वाक़या हो सकती है, उसको उसने फ्लूइड इंटेलिजेंस का नाम दिया। सो फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारी ब्रेन की वो कैपेबिलिटीज थी, वो एबिलिटीज थी जिनको हम तब्दील कर सकते थे, इसलिए उसने उसको फ्लूइड इंटेलिजेंस का नाम दिया। जैसे दोस्ती क्या है, दोस्ती का कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है। अगर आपको अच्छा दोस्त बन जाता है तो आप दोस्ती के कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव कॉन्स्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट के तौर पे लेना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारे डिफरेंट किस्म के ओपिनियन, एटीट्यूड्स और हमारे इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा, वो हमारे फ्लूइड इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो तब्दील किए जा सकते हैं। कि हम लोगों को अगर बुरा दोस्त मिल गया तो हमने कहा कि जी दोस्त तो रखना ही नहीं चाहिए, दोस्ती बुरी चीज होती है, दोस्त तो डिच करते हैं। और अगर हमें अच्छा दोस्त मिल गया तो हम कहेंगे कि दोस्त बेहतरीन सोशल सपोर्ट होता है, बैकअप होता है, और इंसान को जिंदगी में मुखलिस दोस्त जरूर रखना चाहिए। इससे पता चलता है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारे इन कॉन्सेप्ट्स को डील करती है जो कि ओपिनियन, एटीट्यूड्स और व्यूज बेस्ड होते हैं। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस से क्या मुराद है? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस से मुराद ये है
कि एक इंसान कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लेता है जो कभी तब्दील नहीं होते, ठीक है। जैसे वालदैन के साथ अर्लियर एक्सपीरियंसेस के बाद हम जान लेते हैं कि जी हम में से हर कोई वैसे जिंदगी में डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, लेकिन जब हम मिडिल एज के पास जाते हैं या जवानी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में जो सबसे सिंसियर है वो हमारे माँ बाप है। तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में वो पक्के वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते, जैसे कि पेरेंट्स एज बीइंग अनकंडीशनल फिगर्स, या फिर सूरज हमेशा मशरिक से निकलना है मगरिब में गरीब होना है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड, दे कैन नॉट बी चेंज, दे कैन नॉट बी रिफॉर्मुलेटेड। अच्छा, उसके बाद हमें बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मिलता है 1993 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन टास्क फोर्स की तरफ से, जिसमें कैरल ने काम किया, जिसने ये कंक्लूड किया कि देयर इज नाउ अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस अमंग साइकोमेट्रिशियन दैट द इंक्लूजन ऑफ अ जी फैक्टर लीड्स टू अ बेटर फैक्टर स्ट्रक्चर इन मेकिंग द इंटेलिजेंस टेस्ट other than attempting to interpret the finding obtained from ability testing. अच्छा, एबिलिटी में 3 डायमेंशन एडेड होते हैं, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। एबिलिटी में 3 डायमेंशन एडेड होते हैं, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। मैं 2 मिनट देती हूँ, उस पॉइंट को लिख लें क्योंकि इस स्लाइड पे मौजूद नहीं है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि एबिलिटी टेस्ट में क्या शामिल होता है, तो एबिलिटी टेस्ट में अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस शामिल होता है। आप इस पॉइंट को लिख लें, फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटर भी आए जिन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है हमारी प्रोसेसिंग का नाम है। There had been certain psychologists, certain contributors in the domain of intelligence. जी जी, ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो जाएगा इसमें भी। मैंने आपको बताया 1970s, 80s और 90s में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स आए जिन्होंने इंटेलिजेंस के डिफरेंट डायमेंशंस इंट्रोड्यूस कराए। तो इसी में 1970s में ऑर्थर जेनसन आया जिसने कहा कि इंटेलिजेंस हमारी दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड है। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज इंटेलिजेंस ज्यादा होगी। एबिलिटी में 3 चीजें शामिल होती हैं, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। ये लिख लें, एबिलिटी में 3 चीजें शामिल होती हैं, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, जल्दी से इसको लिख लें। एबिलिटी टेस्ट में 3 चीजें शामिल होती हैं, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। एबिलिटी टेस्ट में 3 चीजें शामिल होती हैं, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। चलिए जी, एबिलिटी में 3 चीजें शामिल होती हैं, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, इंटेलिजेंस। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। अराउंड द सेम टाइम व्हेन सो मेनी ऑफ द कंट्रीब्यूटर वाज कंट्रीब्यूटिंग इन दैट डोमेन, जिसमें पियाजे भी था, जिसमें कैरल भी था, जिसमें स्टर्नबर्ग भी था,
गोल्डमैन भी था। इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स ना इंटेलिजेंस के डोमेन में अपनी अपनी फाइंडिंग्स दे रहे थे। तो बेटा उसी टाइमिंग्स में हम देखते हैं कि 1970 में ऑर्थर जेनसन आता है, जिसकी रिसर्च बड़ी पॉपुलैरिटी गेन करती है, जो कि ये कहता है कि इंटेलिजेंस जो है वो हमारी जनरल प्रोसेसिंग है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन, प्रोसेसर होता है ना कंप्यूटर का, जितना फास्ट चलता है उतना कंप्यूटर महंगा होता है। अच्छा, वो कहता है कि जितना हमारा ब्रेन प्रोसेस जल्दी करता है उतने हम इंटेलिजेंट होते हैं। तो उसने ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड और उसकी प्रॉम्प्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ सम जजमेंट विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, उसको उसने इंटेलिजेंस का नाम दिया। Jensen claimed that the basis of individual differences in intelligence is to be found in the speed with which we process a single bit of information. वही जो मैंने आपको समझाया है। उसने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें इन्वेस्टिगेट किया गया वाया द इंस्पेक्शन टाइम टास्क how to measure the time taken to process a single bit of information, and the stimulus is seen or inspected over a very short time. Two measures of speed of processing he introduced. He showed the apparatus used by Jensen and colleagues. When one of the peripheral lights comes on, the child must lift his or her hand from a central home button and press the button beneath the light. It shows the typical stimulus used in the inspection tasks. फिर हम नेटलबैक एंड क्रेंसलर एंड जेंसन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जिन्होंने कंक्लूड किया कि जो इंस्पेक्शन टाइम होता है और आईक्यू, दे कोरिलेट नेगेटिवली एट पॉइंट 0.5। इन इंस्पेक्शन टाइम अगर कम होगा तो आईक्यू ज्यादा है, इंस्पेक्शन टाइम ज्यादा होगा तो आईक्यू कम है। सो बेसिकली जेंसन एंड हिज कॉलीग्स का जितना भी कंट्रीब्यूशन था, ये कोशिश कर रहा था कि नर्वस सिस्टम की जो स्पीड है वो हमारे इंटेलिजेंस को डिटरमिन करती है। जो नर्वस सिस्टम की स्पीड है वो इंटेलिजेंस को डिटरमिन करती है, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। उसके बाद सबसे पॉपुलर इंटेलिजेंस की हिस्ट्री की थ्योरी आती है। इंटेलिजेंस की हिस्ट्री की थ्योरी में सबसे पॉपुलर थ्योरी गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जिसने कहा था कि देयर इज नो सिंगल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, रादर इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, और उसको उसने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का नाम दिया था, जिसमें उसने कहा कि इंसान की वर्बल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, स्पेशियल इंटेलिजेंस है, वगैरह वगैरह। तो गार्डनर ने यकीन कर लिया कि जब इंटेलिजेंस को हम डिफाइन करेंगे तो हम इसका एक नैरो लॉजिकल मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सकते, बल्कि उसमें हमें तमाम तर किस्म की जहानतों को शामिल करके स्टडी करना चाहिए। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का जो कॉन्सेप्ट गार्डनर की थ्योरी ने दिया वो ये था कि बहुत सारी ऑटोनोमस इंटेलिजेंसेस होती हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक है, म्यूजिकल है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, स्पेशियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, पर्सनल, नेचुरलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक। इन तमाम की तमाम डिफरेंट इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट्स हर फर्द वाहिद में डिफरेंट लेवल्स और इंटेंसिटी के साथ मौजूद होंगे, लेकिन ये सारे के सारे हर फर्द में मौजूद होंगे। इसीलिए उसने गार्डनर ने इसको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का नाम दिया कि हर फर्द में इसकी कोई ना कोई मिकदार मौजूद होगी, चाहे वो मिकदार कम या ज्यादा हो, चाहे वो इंटेंस हो या माइल्ड हो। हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस में स्टर्नबर्ग ने भी वेरी इंपॉर्टेंट, उसने भी एक नॉन यूनिटरी थ्योरी दी जिसे ट्राई-आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। ट्राई का मतलब है तीन, आर्किक का मतलब है एंगल, तीन एंगल वाली इंटेलिजेंस की थ्योरी। गार्डनर की तरह इसने भी प्रपोज किया कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, लेकिन इन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस की जो सब डिविजन या सब फैक्टराइजेशन उसने बताई वो बहुत फर्क थी। इसके मुताबिक इंटेलिजेंस जो है वो एनालिटिकल हो सकती है, क्रिएटिव हो सकती है और प्रैक्टिकल हो सकती है। एनालिटिकल में जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस है वो कवर किया गया था। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में उनकी इंसाइट, उनकी सिंथेसिस कैपेसिटी, उनकी इनोवेटिवनेस इंक्लूड की गई थी, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया था।
Sternberg attempts to go beyond this to explain how these intelligences work. He suggests that each kind of intelligence involves a control hierarchy of cognitive components that contribute to our mental self-management. These include the performance component, knowledge acquisition, and meta components. स्टर्नबर्ग ने अपनी इस थ्योरी पे ना सिर्फ बेतहाशा तहकीक की बल्कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा और उसने कहा कि इंटेलिजेंस इज मैनिफेस्टेड रादर देन इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। बाद में उसके जो व्यूज थे उन्होंने भी साबित कर दिया कि देयर इज अ थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट व्हिच इज अवेलेबल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस थ्योरी। आजकल जब बात की जाती है तो हम लोग थर्स्टन क्या और गॉल्टन क्या और गार्डनर क्या और बीने क्या वेस्टर क्या सबकी थ्योरीज को कोलेट करने की और मल्टी फेजिक मॉडल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेटिव मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जहानत को हम ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकें और समझ सकें। अगरचे इस अंडरस्टैंडिंग में हमने बड़ी तरक्की भी हासिल कर ली है एंड longer strides that we have taken and longer development that has taken place, लेकिन ये कि अब ये देखा गया है कि इंटेलिजेंस का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो स्पेशलिस्टिक इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। Academic intelligence is not adequate in order to prove that a person is intelligent until unless he or she has emotional intelligence and spiritual intelligence. इसका मतलब है कि इसके बाद के जो थ्योरिस्ट आए इन 80s and 90s, they claim to have solved the two major problems in the history of intelligence theory कि इंटेलिजेंस एक लो लेवल ग्लोबल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन है और इंटेलिजेंस एक जनरल एबिलिटी है। इन दोनों नोशंस को उन्होंने हिला दिया, अपने तजुर्बात के जरिए डिफरेंट साबित कर दिया और उसके ऊपर मैनिफेस्टेशंस भी दिखा दी कि किस तरीके से ये साबित होती है। जो मॉडर्न थ्योरी आती है उसमें एंडरसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसने टू रूट्स टू इंटेलिजेंस बताए हैं। ही अटेम्प्ट्स द सेम सिंथेसिस एज डिटरमिन that is between low level and high level views of intelligence. Anderson's theory is also framed within a general theory of cognitive architecture proposed by Fodor 1983. एंडरसन का कहना था कि पहला रूट ऑफ इंटेलिजेंस हमारा पहला रूट ऑफ नॉलेज भी होता है। हमारी जहानत का पहला सफर हमारे इल्म का भी पहला सफर कहलाया जा सकता है और ये वो सेंट्रल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम आईक्यू डिटरमिन करते हैं। इट इज सजेस्टेड बाय एंडरसन दैट डिफरेंसेस इन प्रोसेसिंग स्पीड रिप्रेजेंट द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जनरल इंटेलिजेंस। एंडरसन का जो व्यू पॉइंट था वो मैच्योरेशन और एक्विजिशन ऑफ मॉड्यूल का, दैट वाज अ प्राइमरी कॉज ऑफ डेवलपमेंटल चेंज बिकॉज अकॉर्डिंग टू एंडरसन modules function independently of variation in the speed of the basic processing mechanism. Their operation is independent of differences in IQ. जब इंटेलिजेंस की बात की जाती है तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट की भी बात की जाती है और उसके ऑपोजिट में रिटार्डेशन आते हैं। जब इंटेलिजेंस की बात की जाती है तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट की भी बात की जाती है और तब बात की जाती है डेवलपमेंटल डिबेट या डेवलपमेंटल व्यू की। और डेवलपमेंटल व्यू क्या कहता है? डेवलपमेंटल व्यू ये कहता है कि मेंटल रिटार्डेड एक डिसेबल्ड का जो ग्रुप होता है वो अपने सेम एज पीयर्स के मुताबिक जहनी तौर पर इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होते हैं, अगरचा वो डेवलपमेंट की उन्हीं तमाम स्टेजेस से गुजरे होते हैं, मराहल से गुजरे होते हैं जो कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब किए हैं एज मेंटल और कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंटल थ्योरिस्ट हैं उन्होंने मेंटल रिटार्डेशन को बड़े सक्सेसफुली डिस्क्राइब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और बच्चों और एडल्ट्स को रिव्यू करके जो कि मेंटल रिटार्डेशन के सफरर थे उनका एक फंडामेंटल डेफिसिट इंट्रोड्यूस कराया है जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल मैल फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल सब एवरेज फंक्शनिंग, और ये मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन में शामिल भी किया गया है। आगे चलते हैं। इसके बारे में आपके तकरीबन 2 पास पेपर्स में पूछा गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। व्हाट इज अ सेवेंथ सिंड्रोम? व्हाट इज अ सेवेंथ सिंड्रोम? सेवेंथ सिंड्रोम से क्या मुराद है? सेवेंथ सिंड्रोम का मतलब है कि पुराने जमाने में जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते थे
पुराने जमाने में जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते थे उन्हें सेवेंथ चिल्ड्रन कहा जाता था। सेवेंथ, वैसे तो ये सेवेंथ से था, वैशी और तहजीब ना रखने वाले, लेकिन इसको स्लैंग में कई जगह पे इडियट्स भी बोला जाता था। इसको इडियट्स भी बोला जाता था। इसको बहुत सारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स में इसे इडियट्स भी बोला जाता था, और कहा यह जाता था कि ऐसे बच्चे माइट बी कैपेबल टू कैलकुलेट व्हाट डे ऑफ द वीक एंड दे मे बी एबल टू नेम सच टास्क। इनको छोटे मोटे टास्क कहा जा सकता है, लेकिन ये बड़े टास्क बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों के लिए ये भी स्टेटमेंट दी जाती थी कि इनकी मेमोरी कैपेसिटी सही होती है, लेकिन इनकी इंटेलेक्चुअल एक्विजिशन पोर होती है। एंडरसन की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव आर्किटेक्चर को उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती है, स्पेशली जब हम उसको लगाने की कोशिश करते हैं उन इंडिविजुअल्स पे जो कि हादसे की वजह से दिमाग के डैमेज का शिकार हो गए। पार्शियल डैमेज का, पूरा डैमेज हो जाए तो वैसे बंदा मर जाता है, लेकिन पार्शियल डैमेज का शिकार हो गए। तो एंडरसन ने एक्सप्लेन किया कि जो 7 एबिलिटीज होती है हमारी, वो मॉड्यूलर होती हैं। ये कभी अपेयर होती हैं, कभी नहीं अपेयर होती है, और इकट्ठी अपेयर होती है और इकट्ठी डिसअपेयर हो जाती हैं। तो इसमें कोई पैराडॉक्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से इस फिनोमेना को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप हमें मदद करते हैं इस बात को समझने की कि इंटेलिजेंस कोशेंट इनहेरिटेड होती है कि नहीं होती। जीनोटाइप का मतलब है कि हमारा जेनेटिक कंपोनेंट इज कोडेड इन डीएनए दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। phenotype का मतलब है कि it is the expression of our genes and behavioral traits that we can measure. Heritability is the capacity to receive the characteristics or inherited traits from the parents. और intelligence भी research ने साबित किया है कि sometime it is inherited and sometime it is not inherited. There is no fast and singularized formula that exists for it. तो जैसे आप लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि इंटेलिजेंस और एनवायरनमेंट का कोई आपस में ताल्लुक है, तो डेफिनेटली है। अगर आपका माहौल रिस्पॉन्सिव है, स्टिमुलेटिव है, तो आप जहानत का मुजाहरा करेंगे और आप जहानत के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। ये एक्स्ट्रा स्लाइड्स है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। नहीं, time has run out. It's already 11:20. As per my commitment, I said I will be giving you ample time out of this class as well in order to pray. तो सर नवीद को मैंने वैसे इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि इनकी जो क्लास है, इसका जो हाफ एन आवर का डेफिसिट है, ये आगे जाके एक कलेक्टिव क्लास लेके उसमें कवर कर लेंगे, एंड ही अग्रीड टू दैट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टाइम लैप्सिंग। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है, ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। इसका मतलब है कि आप लोगों ने आज की जो क्लास की है, इसमें आपने मोटिवेशन, इमोशन की रिविजन, लर्निंग एंड मेमोरी को ओवरव्यू पहले आपको दे दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये जो नए चैप्टर्स किए हैं पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के, इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, इनके मेजर पॉइंट्स देख लीजिएगा, दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस का। अगर अभी ना कर सकी, सुबह कर दूंगी, आप प्लीज मैसेज करके मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। अभी इबादत की रात है, मुझे भी वजू करके कुछ नफल और तस्बीह पढ़ लेने थे। सो हियर वी आर वाइंडिंग अप आवर क्लास। आज दुआ करें, मुबारक रात है, सादत की घड़ी है, आप लोग दुआ करें, नफल पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, कुरान पाक के कुछ सफ़े पढ़ें, कुछ आयात पढ़ें। तो प्लीज़ मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के हक में आसानियाँ कर दें, आपकी मेहनतों को कबूल कर लें, आपकी नियतें जो हैं वो कबूल कर लें। तो आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएं मैं करूँगी। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता करें हर मैदान में, इस फील्ड में भी और आगे जहाँ भी आप कोशिश करें, और जहाँ भी आपका बेहतरीन किस्मत नसीब लिखा है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दें और आपके तरक्की के रास्ते खोल दें। जो भी तरक्की के दरवाजे आपकी किस्मत में लिखे, अल्लाह ताला वो आपके खोल दें। इस दुआ के साथ आई विल वाइंड अप द क्लास। लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।